चैप्टर 1 द प्रेडेटर माइंड। हर इंसान या तो शिकारी है या शिकार। ये नियम उतना ही पुराना है जितना जीवन खुद। जंगल में ये नियम खुलेआम खेला जाता है, तेज पंजे, नुकीले दांत और कच्ची ताकत के साथ। लेकिन इंसानी समाज में ये खेल छुपकर खेला जाता है। यहाँ पंजे नुकीले नहीं, मुस्कुराते हैं। शिकार और शिकारी का अदृश्य खेल। प्रकृति में शिकारी का लक्ष्य साफ है, भूख मिटाना, अपने अस्तित्व को बचाना। लेकिन इंसानी शिकारी का मकसद और गहरा है, ताकत, कंट्रोल और दूसरों पर हावी होने का नशा। ये लोग हथियार के रूप में दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और उनका शिकार तुम, मैं, कोई भी हो सकता है। शिकारी मानसिकता की जड़ें। मनोवैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि प्रेडेटरी बिहेवियर इंसान के दिमाग में लाखों साल की एवोल्यूशन का हिस्सा है। प्राचीन काल में जीवित रहने के लिए शिकार करना जरूरी था, न केवल जानवरों का बल्कि कभी कभी दूसरे इंसानों का भी। समय के साथ भौतिक ताकत की जगह मनोवैज्ञानिक ताकत ने ले ली। अब शिकारी का हथियार है मैनिपुलेशन, इमोशनल कंट्रोल और सोशल इन्फ्लुएंस। द मॉडर्न प्रेडेटर। आज का शिकारी हर जगह है, ऑफिस में, सोशल मीडिया पर, यहां तक कि तुम्हारे सबसे करीबी रिश्तों में भी। उनकी पहचान कठिन है क्योंकि वे सामान्य, आकर्षक और मददगार नजर आते हैं। असलियत में वे एक लंबा खेल खेल रहे होते हैं। उनका मकसद तुम्हें इतना कंफ्यूज कर देना कि तुम अपने फैसलों पर शक करने लगो। स्टेप 1 ऑब्जर्वेशन। शिकारी का पहला हथियार है धैर्य। वो चुपचाप तुम्हें देखता है, तुम्हारी आदतों का नक्शा बनाता है। तुम कब खुश होते हो, कब गुस्सा होते हो, किस चीज के लिए तुम हाँ कह देते हो और किस बात पर तुम्हारा दिल टूट जाता है। ये सब जानकारी वो बिना तुम्हें बताए इकट्ठा करता है। ये प्रेडेटर प्रोफाइलिंग है। स्टेप 2 ट्रस्ट बिल्डिंग। एक बार जब उसे तुम्हारे पैटर्न पता चल जाते हैं, वो तुम्हारे भरोसे में आने की कोशिश करता है। तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। अगर तुम्हें वैलिडेशन चाहिए, वो तुम्हें सराहेगा। अगर तुम्हें सहारे की तलाश है, वो तुम्हारा सबसे भरोसेमंद दोस्त बनेगा। धीरे धीरे तुम अपने राज, अपनी कमजोरियां खुद अपने हाथों उसे सौंप देते हो। स्टेप 3 हुक एंड कंट्रोल। जब तुम पूरी तरह भरोसा कर चुके होते हो, वो धीरे धीरे नियंत्रण लेना शुरू करता है। ये कंट्रोल कभी डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करने के रूप में आता है। तुम्हें लगता है ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन असल में वो तुम्हारा माइंड मैप बदल चुका होता है। प्रेडेटर की 3 प्रमुख किस्में। 1 इमोशनल प्रेडेटर, तुम्हारी भावनाओं को इस्तेमाल करके तुम्हें गुलाम बना लेता है। 2 सोशल प्रेडेटर, ग्रुप में अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर दूसरों पर दबाव डालता है। 3 स्ट्रेटेजिक प्रेडेटर, महीनों, सालों तक इंतजार करता है और सही समय पर वार करता है। फियर, सबसे घातक हथियार। डर इंसान के दिमाग का इमरजेंसी बटन है। जब यह दबता है, तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग बंद हो जाता है और तुम इमीडिएट सेफ्टी की तलाश में भागते हो। शिकारी ये बटन कब और कैसे दबाना है अच्छी तरह जानता है। कभी वो तुम्हें डराएगा, कभी तुम्हें बचाने का नाटक करेगा, और दोनों ही हालात में जीत उसी की होगी। केस स्टडी बर्नार्ड मैडॉफ। मैडॉफ ने दुनिया की सबसे बड़ी पोंजी स्कीम चलाई। उसका हथियार था ट्रस्ट मैनिपुलेशन। उसने दशकों तक लोगों को ये यकीन दिलाया कि उनका पैसा सुरक्षित है, जबकि असल में वो पूरी तरह ठग था। उसकी ताकत ये थी कि लोग सवाल पूछना बंद कर चुके थे। प्रेडेटर माइंडसेट का पहला नियम, जब लोग सवाल छोड़ दें, तुम जीत चुके हो। मैनिपुलेशन के टूल्स। चार्म, शुरुआत में हर शिकारी आकर्षक होता है। मिररिंग, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे शब्द कॉपी करेगा ताकि लगे तुम दोनों एक जैसे हो। स्केर्सिटी, तुम्हें यकीन दिलाएगा कि उसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। द लॉन्ग कॉन, कुछ शिकारी सालों तक इंतजार करते हैं। वो जल्दीबाजी नहीं करते क्योंकि हर दिन के साथ उनका कंट्रोल बढ़ता है। जब सही वक्त आता है, वो एक ही वार में सब कुछ ले लेते हैं, तुम्हारा भरोसा, संसाधन और कभी कभी तुम्हारी पहचान भी। प्रेडेटर प्रे रिवर्सल। कभी कभी शिकार खुद को शिकारी समझ लेता है। असल में
वो किसी और बड़े खेल का हिस्सा होता है जिसे वो देख भी नहीं पाता। ये मनोवैज्ञानिक लेयरिंग है, जहां कई शिकारी एक दूसरे के ऊपर खेल रहे होते हैं और नीचे फंसा होता है असली टारगेट। सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज। एक, सस्पिशन इज हेल्थी। हर इंसान को तुरंत भरोसे के लायक मत मानो। दो, नो योर वीकनेसेस। अपनी इच्छाओं और डर को पहचानो। तीन, पैटर्न डिसरप्शन। अपने पैटर्न बदलते रहो ताकि तुम्हें पढ़ना मुश्किल हो। चार, बाउंड्री सेटिंग। साफ सीमाएं तय करो और उन्हें लागू करो। माइंड ऑफ अ प्रेडेटर। डीप डाइव। मनोविज्ञान में ये मानसिकता डार्क ट्रायड से जुड़ी है। नार्सिसिज्म, खुद को सबसे ऊपर मानना। मैकियावेलियनिज्म, पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक मैनिपुलेशन। साइकोपैथी, एम्पैथी की पूरी कमी और रिस्क लेने की आदत। इन तीनों का मेल एक परफेक्ट शिकारी बनाता है। वाई यूर टारगेटेड। तुम्हारा लक्ष्य बनना हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी ये सिर्फ मौका होता है। शिकारी वही चुनता है जो या तो अकेला है, या वैलिडेशन चाहता है, या असुरक्षित है। अगर तीनों बातें एक साथ हो तो तुम उसका अगला शिकार बन सकते हो। फाइनल रियलिटी चेक। शिकारी की ताकत उसके दिमाग में जितनी है उतनी ही तुम्हारे ब्लाइंड स्पॉट्स में भी है। अगर तुम सच देखने से मना करते हो तो तुम पहले ही हार चुके हो। याद रखो, हर मुस्कान दोस्ती की नहीं होती। कुछ मुस्कानें सिर्फ वार से पहले आती है। क्लिफहैंगर। अगले एपिसोड में हम उस नकली मुस्कान के पीछे का सच देखेंगे, जहां एक सामान्य इंसान एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक शिकारी में बदल जाता है। चैप्टर 2, मास्क ऑफ सैनिटी। सबसे खतरनाक चेहरे वो होते हैं जो तुम्हें सबसे सुरक्षित महसूस कराते हैं। तुम सोचते हो कि खतरा हमेशा अंधेरे में, गुस्से में या हिंसा में छुपा होता है, लेकिन असली खतरा ओम अक्सर एक मुस्कान में आता है। वो तुम्हारे साथ कॉफी पीते हुए, तुम्हारी आंखों में देखते हुए, तुम्हारे सबसे निजी राज सुनते हुए आता है। वो तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि तुम खास हो, और तुम यकीन कर लेते हो, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलता कि उसी वक्त तुम्हारे मन का एक नक्शा, एक माइंड मैप तुम्हारे सामने वाला इंसान चुपचाप बना रहा है। मास्क सिर्फ छुपाना नहीं, गढ़ना भी है। ये लोग सिर्फ अपना असली चेहरा छुपाते नहीं, वो एक नया चेहरा गढ़ते हैं। ऐसा चेहरा जो तुम्हारी इच्छाओं के मुताबिक हो, तुम्हारे डर के हिसाब से हो, तुम्हारे पास पेन को सूद करे। ये मास्क तुम्हारे सबकॉन्शियस में फिट बैठने के लिए केयरफुली डिजाइन किया जाता है। मास्क पहनने वाला जानता है कि इंसान के दिमाग में तीन जरूरी क्रेविंग होती है। एक, बीइंग अंडरस्टूड, कोई हमें पूरी तरह समझे। दो, बीइंग वैल्यूड, कोई हमें खास माने। तीन, बीइंग सेव, कोई हमें सुरक्षा दे। मास्क इन्हीं क्रेविंग्स को टारगेट करता है। साइकोपाथ बनाम सोशियोपाथ। माइंड मैपिंग में फर्क। साइकोपाथ प्रिसिजन मैपिंग करता है, मंथ्स या ईयर्स लगा देता है परफेक्ट मास्क क्रिएट करने में। माइंड मैपिंग, द प्रेडेटर्स ब्लूप्रिंट। डार्क साइकोलॉजी का पहला प्रिंसिपल है कंट्रोल स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग। साइकोपैथ और सोशियोपैथ कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली तुम्हारा पूरा मेंटल मैप बना लेते हैं। ये माइंड मैपिंग प्रोसेस तीन स्टेजेस में होती है। ऑब्जर्वेशन फेज, तुम्हारी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, रिएक्शंस नोट करना। ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन, कौन सी बातें तुम्हें खुश, गुस्सा, डर या शर्म महसूस कराती है। फ्रेम इंसर्शन, तुम्हारे थॉट पैटर्न्स में सटल एंट्री करना ताकि उनका फ्रेम तुम्हारे ऊपर सेट हो सके। सबकॉन्शियस ट्रिगर्स, चुपचाप दबाया गया बटन। मास्क पहनने वाले जानते हैं कि कॉन्शियस लेवल पर इन्फ्लुएंस करना मुश्किल है, लेकिन सबकॉन्शियस, वहीं असली कंट्रोल छुपा है। तुम्हें नोटिस भी नहीं होगा जब कोई तुम्हारी आवाज की टोन, हाथों की हल्की हरकत, आंखों में माइक्रो एक्सप्रेशन, पॉज के बाद बोले गए शब्द एक्ट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा होगा। फ्रेम कंट्रोल, खेल की असली बिसात। जब तक तुम्हारा फ्रेम इंटैक्ट है तुम अपनी बाउंड्रीज तय कर सकते हो, लेकिन प्रेडेटर पहले तुम्हारे फ्रेम को वैलिडेट करता है ताकि तुम्हें लगे वो तुम्हारे साथ है। फिर वो छोटे छोटे सवालों और सटल अग्रीमेंट से तुम्हारा फ्रेम बदलता है। एक बार जब तुम्हारा फ्रेम उसके फ्रेम में शिफ्ट हो जाता है, तुम उसकी रियलिटी में जीने लगते हो। द मास्क इन एक्शन,
केस स्टडी 1। अनिता 32, एक क्रिएटिव प्रोफेशनल, एक क्लाइंट के साथ काम कर रही थी। वो क्लाइंट हमेशा पोलाइट, अटेंटिव और सपोर्टिव था। धीरे धीरे वो काम से बाहर भी बातें करने लगे, पास्ट रिलेशनशिप्स, फैमिली स्ट्रगल्स, ड्रीम्स, सब। 6 महीने बाद अनीता ने अपने पुराने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया और क्लाइंट के अप्रूवल के बिना कोई भी फैसला नहीं लेती थी। मास्क ने अपना काम कर लिया था। उसका फ्रेम पूरी तरह शिफ्ट हो चुका था। सोशियोपाथ फास्ट मैपिंग करता है। इंस्टेंट इंटेंसिटी और केओस से तुम्हें इमोशनली ओवरवेल्म कर देता है। दोनों का गोल एक है, तुम्हारे मेंटल मैप के मास्टर बनना। इमोशनल डेप्थ का इल्यूजन, मास्क ऑफ सैनिटी सिर्फ बिहेवियर नहीं है, ये इमोशनल मिररिंग का गेम है। प्रेडेटर तुम्हें वही इमोशंस वापस देता है जो तुम शो करती हो, लेकिन स्लाइटली एम्पलीफाई करके, ताकि तुम्हें लगे ये इंसान मुझे बहुत गहराई से कनेक्ट करता है। ये डीप कनेक्शन एक ट्रैप है, क्योंकि जितना गहरा कनेक्ट महसूस करोगी उतना जल्दी तुम वल्नरेबिलिटी एक्सपोज करोगी। केस स्टडी 2, द मेंटर ट्रैप। रीना एक मोटिवेशनल सेमिनार में एक सीनियर स्पीकर से मिली। उसने रीना की करियर प्लान्स को एनकरेज किया, पर्सनल चैलेंजेस को जेन्युइनली समझा और गाइडेंस दी। धीरे धीरे रीना उसके एडवाइस पर डिपेंडेंट हो गई। फिर एडवाइस डिमांड्स में बदली और डिमांड्स इमोशनल ब्लैकमेल में। जब तक रीना को समझ आया, उसकी पूरी आइडेंटिटी उसी मेंटर के फ्रेम में डिसॉल्व हो चुकी थी। द साइंस ऑफ द मास्क। न्यूरो साइंस कहती है कि ह्यूमन ब्रेन पैटर्न्स डिटेक्ट करने में माहिर है, लेकिन जब कोई पैटर्न हमारे डिजायर्स और फियर्स के साथ मैच करता है तो हमारा ब्रेन उसे जल्दी एक्सेप्ट करता है। मास्क यही करता है, तुम्हारे डिजायर्स और फियर्स को मिरर करता है ताकि तुम्हारा लॉजिकल माइंड उसे रिजेक्ट न करे। साइंस दैट द मास्क इज स्लिपिंग। एम्पैथी अचानक कम हो जाना, तुम्हारी बाउंड्रीज पर सटल रेजिस्टेंस, तुम्हें दोस्तों परिवार से आइसोलेट करने की कोशिश, कॉम्प्लीमेंट से क्रिटिसिज्म में शिफ्ट होना, सेल्फ डिफेंस, माइंड मैप उल्टा करना। अगर कोई तुम्हारा माइंड मैप बना सकता है तो तुम भी उनका बना सकती हो। ऑब्जर्व करो कि वो कब और कैसे टॉपिक्स चेंज करते हैं। उनके इमोशनल रिएक्शंस का पैटर्न नोट करो। टेस्ट करो कि बाउंड्रीज पुश करने पर उनका रिस्पॉन्स कैसा है। माइंड मैप उल्टा बनाकर तुम उनके फ्रेम को होल्ड कर सकती हो। द डेंजरस ट्रूथ। मास्क ऑफ सैनिटी सिर्फ झूठ नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल आर्किटेक्चर है। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस में एक ऐसा होम बनाता है जिसमें तुम कंफर्टेबल फील करो, जब तक वो तुम पर ताला नहीं लगा देता है। क्लिफ हैंगर। कभी कभी मास्क सिर्फ छुपाता नहीं, वो रिडिफाइन करता है कि तुम असल में कौन हो। चैप्टर 3 में हम देखेंगे कि डर को कैसे एक हथियार बनाया जाता है। फियर एज अ वेपन। चैप्टर 3, फियर एज अ वेपन। डर तुम्हें नियंत्रित करता है और वो जानता है कि कौन सा बटन दबाना है। डर सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक प्राचीन आदिम सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब डर सक्रिय होता है, इंसान का दिमाग रेशनल सोचने की क्षमता खो देता है। लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट, बस यही दो रास्ते बचते हैं। और कोई भी जो ये समझ लेता है कि तुम्हारे अंदर कौन सा डर सबसे गहरा है, वो तुम्हें बिना हथियार उठाए भी कंट्रोल कर सकता है। डर का विज्ञान। न्यूरोसाइंस कहती है कि डर अमिगडाला से नियंत्रित होता है, दिमाग का वो हिस्सा जो खतरे के संकेत पहचानता है और इंस्टेंट रिएक्शन ट्रिगर करता है। लेकिन समस्या ये है कि अमिगडाला वास्तविक खतरे और कल्पित खतरे में फर्क नहीं कर पाता। यही लूपहोल है जिसे मैनिपुलेटर एक्सप्लॉइट करता है। फियर फ्रेमिंग। डर को संदर्भ में बांधना। फियर एज अ वेपन का पहला प्रिंसिपल है फ्रेम द थ्रेट। मतलब डर को एक कहानी, एक संदर्भ में बांधना, ताकि वो सिर्फ एक मोमेंट की भावना न रहे बल्कि तुम्हारी रियलिटी बन जाए। उदाहरण के लिए पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। नेताओं ने सदियों से बाहरी दुश्मन का डर पैदा करके जनता को कंट्रोल किया है। पर्सनल रिलेशनशिप्स। एक टॉक्सिक पार्टनर तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि अगर मैं चला गया तो तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। ऐतिहासिक उदाहरण, साम्राज्यों का हथियार। रोमन साम्राज्य ने विद्रोह को दबाने के लिए क्रूर सार्वजनिक सजाओं का इस्तेमाल किया।
लोग सिर्फ अपराध करने से नहीं डरते थे, बल्कि इस बात से भी कि अगर उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ क्या होगा। और सबसे जरूरी, लोग ये सब देख रहे होंगे। सबकॉन्शियस फियर ट्रिगर्स। हर इंसान के डर यूनिक होते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सल ट्रिगर्स हैं। आइसोलेशन, अकेला पड़ जाने का डर। लॉस, किसी प्रिय चीज या व्यक्ति को खोने का डर। शेम, समाज में बदनाम होने का डर। पेन, शारीरिक या भावनात्मक चोट का डर। मैनिपुलेटर्स इन ट्रिगर्स को पहचानते हैं और बार बार सटल तरीकों से एक्टिवेट करते हैं। पॉलिटिकल थिएटर, डर की स्क्रिप्ट। 20वीं सदी में एडोल्फ हिटलर ने प्रोपागेंडा के जरिए एक पूरे राष्ट्र को यह विश्वास दिलाया कि उनका अस्तित्व खतरे में है। जब लोग डर में होते हैं तो वो स्वतंत्रता भी खुशी खुशी छोड़ देते हैं, बस सुरक्षा की गारंटी के बदले। ये है फियर्स पैराडॉक्स। तुम इसे महसूस नहीं करना चाहते, लेकिन ये तुम्हें प्रिडिक्टेबल बना देता है। पर्सनल रिलेशनशिप्स, इनविजिबल चेन्स। तुम सोचती हो कि डर अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में सिर्फ फिजिकल थ्रेट से आता है, लेकिन असल में सबसे खतरनाक डर इमोशनल होता है। जैसे, तुम्हारे बिना मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कोई और तुम्हें नहीं चाहेगा, तुम्हारी सबसे गहरी बातें मैं सबको बता दूंगा। ये थ्रेट्स उन्हें जोर से नहीं बोले जाते, कभी कभी तो सिर्फ एक नजर, एक पॉज, एक लंबी चुप्पी ही काफी होती है। फियर कंडीशनिंग, डर को आदत बनाना। साइकोलॉजिस्ट इसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे डर को स्पेसिफिक सिचुएशन के साथ जोड़ दे, तो तुम्हारा दिमाग खुद ही उस सिचुएशन में डर महसूस करने लगेगा, इवन विदाउट देयर प्रेजेंस। केस, एक बच्चा बार बार पब्लिक में गलती करने पर पिता से इंसल्ट होता है। बड़ा होने पर वो हर पब्लिक इंटरैक्शन से पहले एंजाइटी महसूस करता है, भले ही पिता आसपास न हो। माइंड मैप ऑफ फियर। मैनिपुलेटर्स पहले तुम्हारे माइंड मैप में सबसे गहरे डर का लोकेशन ढूंढते हैं, फिर वो उस डर के आसपास कंडीशन सेट करते हैं ताकि तुम्हारा बिहेवियर उनके डिजायर्ड पाथ पर चलने लगे। तुम सोचते हो ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन असल में ये एक प्री प्रोग्राम्ड रिएक्शन है। फियर एज मोटिवेशन। डर सिर्फ पैरालिसिस नहीं लाता, ये एक्शंस भी ट्रिगर करता है। आर्मी ट्रेनिंग में रिक्रूट्स को फेलियर के डर से पुश किया जाता है। कल्ट लीडर्स अपने फॉलोअर्स को दुनिया के अंत का डर दिखाकर वफादार बनाए रखते हैं। ब्रेकिंग द वेपन, काउंटरिंग फियर कंट्रोल। फियर को न्यूट्रल करने के लिए 3 स्टेप्स जरूरी है। 1. नेम इट, डर को शब्द दो। जब ये कॉन्शियस हो जाता है तो इसका असर कम हो जाता है। 2. रिफ्रेम इट, डर को खतरे से अपॉर्चुनिटी में बदलो। 3. पैटर्न ब्रेक, उस सिचुएशन में डिलिबरेटली ऑपोजिट रिएक्शन दो। द अनस्पोकन रूल, फियर वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज इनविजिबल। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बस सावधान हो, लेकिन असल में तुम्हारे डिसीजंस डर से ड्रिवन है, तो तुम पहले ही किसी के कंट्रोल में हो। क्लिफ हैंगर। डर तुम्हारे कदम रोक सकता है, लेकिन गिल्ट तुम्हें पीछे खींच लेता है। चैप्टर 4 में हम देखेंगे गिल्ट का जहर और उसका मनोवैज्ञानिक असर। चैप्टर 4, द आर्ट ऑफ गैस लाइटिंग। तुम्हारी यादें, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारा सच। अगर कोई कह दे कि ये सब झूठ है, तो क्या तुम यकीन करोगे? नहीं करोगे। लेकिन यही वह जगह है जहां खेल शुरू होता है। गैस लाइटिंग एक ऐसा साइकोलॉजिकल वेपन जो इंसान के सबसे गहरे लेवल पर हमला करता है, उसकी रियलिटी पर। जब कोई तुम्हें धीरे धीरे यकीन दिलाने लगे कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी परसेप्शन, तुम्हारी यादें सब गलत हैं, तो तुम्हारा दिमाग खुद से लड़ना शुरू कर देता है। और जब दिमाग खुद को ही हराने लगे, तब किसी को भी कंट्रोल करना आसान हो जाता है। गैस लाइटिंग को समझने के लिए हमें पहले यह मानना पड़ेगा कि इंसान की रियलिटी कोई ठोस चीज नहीं है। यह फ्रेजाइल है, परसेप्शन पर टिकी है, और परसेप्शन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। यही मैनिपुलेशन सबसे पहले रिलेशनशिप में देखने को मिलता है। एक पार्टनर दूसरे को लगातार ये जताता है कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, कि जो उसने देखा, सुना या महसूस किया वो उसकी गलतफहमी है। शुरुआत में यह सटल होता है, तुम्हें लगता है ऐसा हुआ, लेकिन असल में ऐसा नहीं था।
पर जैसे जैसे समय गुजरता है, ये सटल्टी खत्म होकर डायरेक्ट मेंटल वॉरफेयर में बदल जाती है। अब हर मेमोरी, हर फीलिंग को क्वेश्चन किया जाता है, जब तक कि विक्टिम खुद पर भरोसा करना छोड़ न दे। फीमेल साइकोलॉजी में गैसलाइटिंग का असर और भी गहरा होता है, क्योंकि यह सीधे उस इमोशनल इंट्यूशन पर वार करता है जो महिलाओं के डिसीजन मेकिंग का बड़ा हिस्सा है। जब एक महिला को उसके गट फीलिंग्स पर ही शक होने लगे, तो वो वैलिडेशन के लिए वापस उसी व्यक्ति की ओर मुड़ती है जो उसके खिलाफ ये खेल खेल रहा होता है। यह एक क्लोज लूप बन जाता है। अटैकर रियलिटी डिस्टॉर्ट करता है, विक्टिम वैलिडेशन मांगता है, और अटैकर वही वैलिडेशन इस तरह देता है कि विक्टिम और गहरे ट्रैप में चला जाए। वर्कप्लेस में गैसलाइटिंग का रंग अलग होता है। यहां यह पावर डायनेमिक्स के साथ खेला जाता है। बॉस अपने कर्मचारी को बार बार यह जताता है कि उसका काम उतना अच्छा नहीं है जितना वह सोचता है। मीटिंग्स में उसके आइडियाज को सटली रिडिक्यूल किया जाता है, और बाद में वही आइडियाज बॉस अपने नाम से पेश कर देता है। विक्टिम को यह महसूस कराया जाता है कि उसकी परसेप्शन फ्लॉड है, और अगर वो प्रोटेस्ट करे तो उसे ओवर सेंसिटिव या टीम प्लेयर नहीं कहा जाता है। धीरे धीरे विक्टिम का कॉन्फिडेंस टूटता है और वो अपने ही जजमेंट पर शक करने लगता है। पॉलिटिकल गैसलाइटिंग और भी खतरनाक है। यहां इंडिविजुअल की नहीं, पूरी सोसाइटी की परसेप्शन को डिस्टॉर्ट किया जाता है। फैक्ट्स को ट्विस्ट करना, हिस्ट्री को सिलेक्टिवली रीराइट करना, और मीडिया के जरिए एक ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट करना, ये सब मास गैसलाइटिंग का हिस्सा है। जब लोगों को यकीन दिला दिया जाता है कि उनकी प्रॉब्लम्स असल में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, या फिर उनके दुश्मन वो लोग हैं जो असल में उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब मैनिपुलेशन कंप्लीट हो जाता है। ये वह स्टेज है जहां लोग अपने ही अगेंस्ट काम करने लगते हैं, क्योंकि उनकी रियलिटी हाईजैक हो चुकी होती है। गैसलाइटिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि यह स्लो होता है। शुरुआत में तुम्हें लगता है कि बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, फिर यह बार बार होता है। फिर तुम्हें लगता है कि शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे हो, और फिर एक दिन तुम अपने ही दिमाग पर भरोसा करना बंद कर देते हो। यह वही पल है जब अटैकर जीत चुका होता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव इरोजन कहते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे कॉग्निटिव एबिलिटीज को वीकन करना ताकि तुम सजेस्टिबल बन जाओ। अटैकर इसके लिए 3 कोर टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है। पहला, मेमोरी डिस्टॉर्शन। वो तुम्हारी मेमोरीज को चैलेंज करता है। तुम्हें गलत याद है, ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरा, इमोशनल इनवैलिडेशन। वो तुम्हारी फीलिंग्स को नकार देता है। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो। तीसरा, रिपीटिशन। वही नैरेटिव बार बार रिपीट किया जाता है ताकि तुम्हारा दिमाग उसे एक्सेप्ट कर ले। न्यूरोसाइंस बताता है कि रिपीटेड इंफॉर्मेशन इवेंचुअली ट्रूथ जैसी फील होने लगती है, भले ही वो झूठ हो। फीमेल साइकोलॉजी में एक और एलिमेंट जुड़ जाता है, अटैचमेंट। जब अटैकर तुम्हारा रोमांटिक पार्टनर हो, तो तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल के लिए उसी पर भरोसा करना चाहता है। यह पैराडॉक्स पैदा करता है, जो तुम्हें तोड़ रहा है वही तुम्हारा इमोशनल एंकर है। इसी लूप में गैसलाइटिंग सबसे घातक बन जाती है। गैसलाइटिंग से बाहर निकलना आसान नहीं है। सबसे पहले तुम्हें अपनी रियलिटी रिक्लेम करनी होती है। इसके लिए तुम्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं, इंटरनल क्लैरिटी चाहिए। लेकिन यही क्लैरिटी अटैकर ने पहले ही वीकन कर दी होती है। इसलिए पहला कदम होता है डिस्टेंस, फिजिकल और इमोशनल दोनों। फिर तुम्हें अपने एक्सपीरियंसेस को वैलिडेट करने के लिए रिटन रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, ताकि तुम्हारा दिमाग मैनिपुलेशन के सामने झुक न जाए। और हां, यह सब करने के लिए तुम्हें अपनी ही इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना फिर से सीखना होगा। लेकिन गैस लाइटिंग सिर्फ एक पर्सनल रिलेशनशिप की समस्या नहीं है, यह एक कल्चर की बीमारी है। जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्यूरेटेड फेक लाइव्स दिखाकर तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारी जिंदगी इंफीरियर है, यह भी एक तरह की मास गैसलाइटिंग है।
जब कंपनीज तुम्हें कन्विंस करती है कि तुम तभी वैल्यूएबल हो जब तुम उनके प्रोडक्ट खरीदो, यह भी है। और जब लीडर्स तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि तुम सुरक्षित हो जबकि वे खुद कियोस क्रिएट कर रहे हैं, यह अल्टीमेट गैसलाइटिंग है। तुम्हें एक चीज याद रखनी होगी, गैसलाइटिंग का सबसे बड़ा हथियार यह है कि तुम अपनी कहानी भूल जाओ और उनकी कहानी पर यकीन कर लो। एक बार ये हो गया तो तुम उनके चेसबोर्ड पर सिर्फ एक पॉन हो, और पॉन कभी किंग नहीं बनता जब तक वो खेल को समझ ना ले। जब तुम्हें अपनी ही यादें झूठी लगने लगे, समझ लो खेल शुरू हो चुका है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ साइलेंस। कुछ वार तलवार से होते हैं और कुछ चुप्पी से। साइलेंस एक ऐसा हथियार जो न चिल्लाता है न धमकी देता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर की सबसे गहरी जगह पर चोट करता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे स्ट्रेटेजिक साइलेंस कहा जाता है। यह सिर्फ सुनने या बोलने का चुनाव नहीं, बल्कि पावर डायनेमिक्स का सबसे सटल और लीथल गेम है। जब तुम बोलना बंद करते हो, तुम अपने सामने वाले को अपने ही शब्दों में डूबने देते हो, और वहीं से पावर बैलेंस बदलना शुरू होता है। रिश्तों में साइलेंस का असर बहुत गहरा होता है। एक महिला जब बात करना बंद कर देती है, तो पुरुष के दिमाग में इंस्टेंटली कई सवाल उठने लगते हैं। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो नाराज है? यह मेंटल लूप उसे इमोशनली अनस्टेबल कर देता है। फीमेल साइकोलॉजी में साइलेंस को अक्सर इमोशनल विथड्रॉवल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सामने वाला वैलिडेशन के लिए और ज्यादा इन्वेस्ट करे। यह वही जगह है जहां चुप्पी कंट्रोल में बदल जाती है। वर्कप्लेस में साइलेंस एक नेगोशिएशन टूल है। एक मीटिंग में जब तुम किसी प्रपोजल पर बोलना बंद कर देते हो, तो अगला इंसान फोर्स्ड फील करता है कि वो खाली स्पेस भर दे, और अक्सर वो उतना बोल देता है जितना उसे बोलना नहीं चाहिए। स्किल्ड नेगोशिएटर्स जानते हैं कि साइलेंस ऑकवर्डनेस नहीं, बल्कि लेवरेज है। यह दूसरे को डिफेंसिव मोड में डाल देता है, जिससे वो अपने ही टर्म्स सॉफ्ट कर देता है। साइलेंस शेम के साथ मिलकर और भी जहरीला हो जाता है। जब तुम किसी को सोशल सेटिंग में इग्नोर करते हो, उसकी बात का जवाब नहीं देते, उसकी प्रेजेंस एक्नॉलेज नहीं करते, तो यह सिर्फ चुप्पी नहीं, यह उसकी सोशल आइडेंटिटी पर हमला है। इंसान का दिमाग रिजेक्शन और आइसोलेशन को फिजिकल पेन की तरह महसूस करता है। इसीलिए साइलेंट ट्रीटमेंट अक्सर किसी भी इंसल्ट से ज्यादा दर्द देता है। डार्क साइकोलॉजी में साइलेंस को साइकोलॉजिकल वैक्यूम भी कहते हैं। जब तुम कोई रिएक्शन नहीं देते, तुम दूसरे के दिमाग में एक वैक्यूम क्रिएट करते हो, और इंसान का दिमाग वैक्यूम को भरना चाहता है। वो तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारे इरादे गेस करता है, और खुद ही कंक्लूजन पर पहुंचता है, जो ज्यादातर तुम्हारे फेवर में होता है। यही रीजन है कि कुछ लोग आर्ग्यूमेंट्स में लाउड नहीं होते, वो बस चुप रहकर तुम्हें खुद से लड़ने देते हैं। लेकिन साइलेंस हमेशा पावर नहीं देता। अगर तुम इसे बिना स्ट्रैटेजी के इस्तेमाल करो, तो यह वीकनेस भी लग सकता है। फर्क बस इतना है, क्या तुम चुप इसीलिए हो क्योंकि तुम डरते हो, या इसीलिए क्योंकि तुम कंट्रोल में हो। स्ट्रेटेजिक साइलेंस में तुम्हारे जेस्चर्स, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा आई कांटेक्ट सब कैलकुलेटेड होते हैं। यह चुप्पी पैसिव नहीं होती, यह एक इनविजिबल स्टेटमेंट होती है। मैं यहां हूं और मुझे तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं। फीमेल साइकोलॉजी में साइलेंस का एक और पावरफुल इस्तेमाल है अट्रैक्शन डायनामिक्स में। जब तुम किसी इंटरेक्शन के बाद तुरंत रिप्लाई नहीं करते, तो तुम स्कैरसिटी क्रिएट करते हो। यह स्कैरसिटी दूसरे को चेज मोड में डाल देती है, क्योंकि अचानक तुम प्रेडिक्टेबल नहीं रहते। प्रेडिक्टेबिलिटी बोर्डम देती है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्यूरियोसिटी। और क्यूरियोसिटी एक ऐसा इमोशनल हुक है जिससे निकलना मुश्किल है। साइलेंस का असली खेल तब दिखता है जब इसे एक बड़े फ्रेम में रखा जाए। फ्रेम वो अदृश्य बाउंड्री जो तय करती है कि किसका कंट्रोल चल रहा है। जब तुम अपनी चुप्पी से
दूसरे का फ्रेम तोड़ते हो, तुम कन्वर्सेशन का टेम्पो, डायरेक्शन और इमोशनल टोन अपने हाथ में ले लेते हो। सामने वाला जितना तुम्हें रिएक्ट करवाने की कोशिश करता है, उतना ही तुम जीत रहे होते हो। और फिर आता है शेम का सबसे गहरा वार, पब्लिक साइलेंस। जब कोई तुम्हारे प्रेजेंस में तुम्हारी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर देता है, तो ये एक साइलेंट अनाउंसमेंट होता है कि तुम उसकी अटेंशन के लायक नहीं। ये वो वॉर है जो भीड़ में भी अकेला महसूस करवाता है। और यही साइलेंस का सबसे घातक रूप है। वो तुम्हें फिजिकली नहीं छूता, लेकिन इमोशनली कोलैप्स कर देता है। साइलेंस सिर्फ एब्सेंस ऑफ साउंड नहीं है, यह एक कैलकुलेटेड पॉज है, एक डिलिबरेट वॉइड, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कुकर। और जब इसे सही समय पर अनलीश किया जाए, तो यह किसी भी लाउड अटैक से ज्यादा डैमेज करता है। याद रखो, चुप्पी सिर्फ खाली जगह नहीं है, ये एक ऐसा मिरर है जिसमें दूसरा अपने ही डर और कमजोरी देखता है। कभी कभी सबसे जोरदार वार बिल्कुल आवाज नहीं करता। चैप्टर 6, डार्क ट्रायड पर्सनैलिटी। कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक खेल छुपा होता है। एक ऐसा खेल जिसमें सिर्फ दो ही नतीजे होते हैं, या तो तुम जीतते हो या तुम हमेशा के लिए इनके कंट्रोल में आ जाते हो। डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है, डार्क ट्रायड पर्सनैलिटी। यह तीन घातक ट्रेड्स का संयोजन है, नार्सिसिज्म, मकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। अकेले ये ट्रेड्स खतरनाक हैं, लेकिन जब ये तीनों एक ही इंसान में मिल जाते हैं, तो वो एक मास्टर मैनिपुलेटर बन जाता है। नार्सिसिज्म, अपने आप को सबसे ऊपर रखना। यह सिर्फ सेल्फ लव नहीं है, बल्कि एक ऐसी पैथोलॉजिकल जरूरत है कि दुनिया उन्हें एडमायर करे। ऐसे लोग हर इंटरेक्शन में वैलिडेशन चाहते हैं, और अगर उन्हें ये ना मिले, तो वो तुम्हें गिल्ट और शेम के जरिए मैनिपुलेट करेंगे। नार्सिसिस्ट तुम्हें कन्विंस कर देता है कि तुम्हारा अस्तित्व तभी वैल्यूएबल है जब तुम उसके ईगो को फीड करो। तुम्हारी अचीवमेंट्स उनकी कहानी का हिस्सा बन जाती है, और तुम्हारी असफलताएं उनकी सुपीरियोरिटी का सबूत। मैकियावेलियनिज्म, मैनिपुलेशन की कला। यह ठंडी, कैलकुलेटेड और स्ट्रेटेजिक होती है। ऐसे लोग इमोशनल नहीं होते, बल्कि हर इंटरेक्शन को एक चेस मूव की तरह खेलते हैं। वो तुम्हें दोस्त भी दिख सकते हैं और दुश्मन भी, लेकिन असल में वो सिर्फ अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैकियावेलियन माइंडसेट में लॉयल्टी का कोई मतलब नहीं होता, बस कन्वीनियंस और अपॉर्चुनिटी मायने रखते हैं। साइकोपैथी, एम्पैथी का अभाव और रिस्क लेने की आदत। ये सबसे डेंजरस एलिमेंट है, क्योंकि इसमें डर और गिल्ट जैसी भावनाएं कमजोर या गायब होती हैं। साइकोपैथ्स चार्म के जरिए तुम्हें अट्रैक्ट करते हैं, फिर बिना हिचकिचाहट तुम्हारे ट्रस्ट का फायदा उठाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति हर बार बिना डर के रूल्स तोड़ता है, कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं करता, और फिर भी लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है, तो समझ लो वो साइकोपैथी का खेल खेल रहा है। डार्क ट्रायड वाले लोग इन्फ्लुएंस और कंट्रोल में माहिर होते हैं, क्योंकि उनके पास तीनों क्वालिटीज का मिक्स होता है। नार्सिसिज्म से कैरिस्मा और कॉन्फिडेंस, मैकियावेलियनिज्म से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, और साइकोपैथी से बोल्डनेस और फियरलेसनेस। ये कॉम्बिनेशन उन्हें ऐसा व्यक्ति बनाता है जो सोशल डायनामिक्स को अपने फेवर में मोड़ सकता है, चाहे सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। रिश्तों में वो पहले तुम्हें आइडियलाइज करेंगे, तुम्हें लगेगा तुम उनके लिए सबसे खास हो, फिर धीरे धीरे डिवैल्यू करेंगे, तुम्हें लगेगा तुम उनकी नजर में गिर गए हो, और तुम समझ नहीं पाओगे क्यों। अंत में डिस्कार्ड, बिना एक्सप्लेनेशन, बिना रिमोर्स। ये साइकिल उन्हें कंट्रोल देता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग क्लोजर की तलाश में वापस उनकी तरफ खींचता है। वर्क प्लेस में वो पॉलिटिकली ब्रिलियंट दिखते हैं,
वो सही लोगों के साथ अलायंसेस बनाते हैं, दूसरों के काम का क्रेडिट लेते हैं और ओपोनेंट्स को सटल सैबोटाज करते हैं। तुम उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश भी करो तो वो नैरेटिव ट्विस्ट कर देंगे और तुम विलन बन जाओगे। सोशल इन्फ्लुएंस में वो भीड़ को चार्म और फियर के बीच ऑसिलेट करवाते हैं। एक पल वो सेवियर लगते हैं, अगले पल रूथलेस डिक्टेटर। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी लोगों को इमोशनल रोलर कोस्टर पर रखती है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कंफ्यूजन में लोग सबसे ज्यादा कंट्रोलेबल होते हैं। डार्क ट्रायड पर्सनैलिटी का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इन्हें पहचानना आसान नहीं होता। शुरुआत में वो कैरिज्मेटिक, इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट दिखते हैं। वो तुम्हें वैल्यू भी देते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ उतना ही समय चलता है जितना उनके बेनिफिट के लिए जरूरी हो। याद रखो, ये लोग सिर्फ तुम्हारे बिहेवियर को नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी को भी टारगेट करते हैं। वो तुम्हें ऐसा नैरेटिव देते हैं जिसमें तुम उनकी कहानी का हिस्सा हो और वो कहानी हमेशा उनके जीतने पर खत्म होती है। अगर तुम इन्हें पहचान नहीं पाए तो शायद तुम इनके खेल में मोहरा हो। चैप्टर 7, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। तुम सोचते हो कि तुम्हारे फैसले तुम्हारे हैं, कि हर चुनाव तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे दिल, तुम्हारी आजादी का नतीजा है। लेकिन सच, शायद तुम्हारे पास कभी असली चुनाव था ही नहीं। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ चॉइस। यह वह जाल है जिसमें तुम्हें लगता है कि तुमने कंट्रोल लिया है, जबकि असल में तुम्हारा हर कदम पहले से ऑर्केस्ट्रेटेड है। तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी प्राथमिकताएं सब केयरफुली मैनिपुलेटेड है ताकि तुम्हें लगे कि तुम स्वतंत्र हो, जबकि असली कंट्रोल इनविजिबल हाथों में होता है। मार्केटिंग और कंज्यूमर साइकोलॉजी में यह खेल सबसे साफ दिखाई देता है। तुम्हें दो प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं और तुम सोचते हो कि तुम्हारी चॉइस ऑटोनोमस है, लेकिन असल में दोनों प्रोडक्ट्स उसी कंपनी के होते हैं। तुम्हारे डिसीजंस को प्रिडिक्ट किया गया है। लिमिटेड टाइम ऑफर्स, बाय वन गेट वन फ्री डील्स, क्यूरेटेड प्रोडक्ट लिस्ट्स, ये सब सटल अर्जेंसी और स्केर्सिटी का इल्यूजन बनाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने कंपैरिजन करके निर्णय लिया, लेकिन असल में तुम्हारी डिसीजन मेकिंग उस फ्रेम के अंदर कन्फाइंड थी जिसे किसी और ने बनाया था। तुम्हें फ्रीडम का सेंसेशन मिला, लेकिन ऑटोनॉमी का वास्तविक कंट्रोल तुमने कभी नहीं किया। इसी तरह पॉलिटिकल लैंडस्केप में इल्यूजन और भी खतरनाक हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अलग कैंडिडेट्स का चुनाव है, लेकिन उनके कोर पॉलिसीज, फंडिंग सोर्सेस और हिडन एजेंडास में इतना ओवरलैप होता है कि असली विनर वही सिस्टम होता है। तुम्हारे पैशन और आउटरीच का उपयोग ऑर्केस्ट्रेटेड डिबेट और कैंपेन्स में सटली किया जाता है। इमिग्रेशन, इकोनॉमी, सोशल जस्टिस जैसे इश्यूज जिन पर तुम स्ट्रांगली ओपिनियन रखते हो, उनका आउटकम पहले से निर्धारित होता है। तुम्हें लगता है कि तुम डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा हो, जबकि तुम सिर्फ सिस्टम द्वारा डिजाइन किए गए प्री डिटर्मिन्ड पाथ्स में मूव कर रहे हो। तुम्हारी फ्रीडम सिर्फ परसेप्शन में है, वास्तविक कंट्रोल कहीं और है। सोशल इंजीनियरिंग में इल्यूजन और भी सटल हो जाता है। तुम्हारी डेली लाइफ इसके जाल में फंसी हुई है। तुम्हारा एंटरटेनमेंट क्या होगा, तुम्हारा ओपिनियन किस दिशा में जाएगा, तुम्हारे सोशल सर्कल्स में कौन एक्सेप्टेबल है और कौन नहीं, सब इनविजिबल मैनिपुलेशन से इन्फ्लुएंस्ड होता है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स डिजाइंड है कि वे तुम्हारे बिलीफ्स को रीइंफोर्स करे और बीच बीच में सटल नजेस डाले ताकि तुम्हारी रिएक्शंस प्रिडिक्टेबल हो। तुम्हें लगता है कि तुमने खुद ओपिनियन बनाया, जबकि वह पहले से स्ट्रेटेजिकली प्लांट किया गया था। तुम्हारी परसीव्ड फ्रीडम तुम्हें आत्मविश्वास देती है, लेकिन
वह सिर्फ कंट्रोल का क्लेवरली डिस्गाइज लेयर है। द इल्यूजन ऑफ चॉइस का सबसे गहरा साइकोलॉजिकल ट्रिक ये है कि यह तुम्हें ओनरशिप का फॉल्स सेंस देता है। जब तुम्हें लगे कि डिसीजन तुम्हारा है, तो तुम उससे इमोशनली जुड़ जाते हो। ये अटैचमेंट तुम्हें उस डिसीजन पर सवाल उठाने से रोकता है, भले ही आउटकम तुम्हारे खिलाफ हो। यही वजह है कि लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, फ्लॉड करियर्स और आइडियोलॉजीज में सालों फंसे रहते हैं। उन्हें लगता है कि यह उनकी अपनी चॉइस थी। ओनरशिप का यह इल्यूजन तुम्हें साइकोलॉजिकली बाउंड कर देता है। डार्क साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं बाउंडेड फ्रीडम। यह फ्रीडम का ऐसा वर्जन है जिसमें तुम्हारे चॉइसेस सीमित और प्री डिजाइंड होते हैं। बाहर से देखने पर यह ओपन फील्ड लगता है, लेकिन इनविजिबल बाउंड्रीज तुम्हारे हर कदम को कंट्रोल करती है। तुम जितना भी दौड़ो, असल में तुम उसी फेंस के अंदर मूव कर रहे हो जिसे किसी और ने बनाया है। तुम्हारी परसीव्ड ऑटोनॉमी इल्यूजन है। रियल वर्ल्ड में तुम्हारे निर्णय ऑर्केस्ट्रेटेड है। मार्केटिंग, पॉलिटिक्स और सोशल इंजीनियरिंग में काम करने वाले मास्टर मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि तुम्हें फ्रीडम नहीं देनी है, बस फ्रीडम का इल्यूजन देना है। क्योंकि असली कंट्रोल तब आता है जब तुम्हें लगे कि तुम फ्री हो, और फिर भी तुम उनकी डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव करो। तुम्हारा सबकॉन्शियस कंटिन्यूअसली नज्ड होता है, तुम्हारी इमोशंस मैनिपुलेटेड होती है, और तुम्हारा परसेप्शन सटली इन्फ्लुएंस्ड होता है। लिमिटेड टाइम ऑफर्स और स्कैर्सिटी ट्रिगर्स सिर्फ शॉपिंग में नहीं काम करते, वे तुम्हारे इमोशनल लूप्स में भी काम करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय और विकल्प सीमित है, इसलिए तुम क्विकली डिसीजन लेते हो। यह अर्जेंसी इल्यूजन सटली एक्सप्लॉइट करती है। तुम सोचते हो कि चॉइस ऑटोनोमस है, लेकिन वह केवल प्री डिटर्मिन्ड पाथ का हिस्सा है। पॉलिटिकल अरीना में इल्यूजन और भी सोफिस्टिकेटेड है। सोशल नैरेटिव्स केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड होते हैं। डिबेट टॉपिक्स, मीडिया कवरेज, पॉलिटिकल रैलीज सब डिजाइंड है ताकि तुम्हारी ओपिनियन उसी डायरेक्शन में मूव करे जो आर्किटेक्टेड सिस्टम चाहता है। तुम आउटरीच महसूस करते हो, पैशन फील करते हो, लेकिन असली कंट्रोल इनविजिबल हैंड्स में रहता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वोट डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, लेकिन असल में सिस्टम वही रिजल्ट दिलाता है जो पहले से प्रोग्राम्ड था। सोशल इंजीनियरिंग में इल्यूजन सटली एम्बेडेड है। एल्गोरिदम्स, पीयर इन्फ्लुएंस एंड सोशल नॉर्म्स कंटिन्यूअसली तुम्हारे बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को शेप करते हैं। तुम एंटरटेनमेंट चूज करते हो, न्यूज रीड करते हो, ओपिनियंस बनाते हो, लेकिन सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन से इन्फ्लुएंस्ड होकर। तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, लेकिन चॉइस इनविजिबल कंट्रोल में होती है। इल्यूजन ऑफ चॉइस का गहरा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट यह है कि यह तुम्हें अनअवेयर बनाता है। तुम्हें लगता है कि तुम ऑटोनोमस हो, इसलिए तुम अपने डिसीजंस पर कॉन्फिडेंट होते हो। तुम इमोशनली इन्वेस्ट होते हो। अटैचमेंट और इन्वेस्टमेंट इल्यूजन को और स्ट्रांग बनाते हैं। यह वही रीजन है कि लोग ईयर्स, कभी कभी लाइफ टाइम फ्लॉड चॉइसेस में फंसते रहते हैं। रिलेशनशिप्स, करियर्स, आइडियोलॉजीज सब परसीव्ड ओनरशिप के लिए सुरक्षित रह जाते हैं। बाउंडेड फ्रीडम, स्केर्सिटी, प्रिडिक्टिव नजेस, कॉन्फर्मेशन बायस, ये सभी टूल्स मैनिपुलेटर्स के पास हैं। तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, लेकिन सटल ट्रिगर्स तुम्हें उस पाथ में मूव कराते हैं जो डिजाइनर चाहता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस कंटिन्यूअसली मैनिपुलेटेड है। तुम्हें लगता है कि ऑटोनॉमी तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इल्यूजन के पीछे मास्टर कंट्रोल ऑपरेटिव है। अब सोचो, कल जो डिसीजन तुमने लिया वह सच में तुम्हारा था या सटली ऑर्केस्ट्रेटेड था? तुम्हें लगा कि तुम फ्री हो, लेकिन रियल चॉइस इनविजिबल हैंड्स में थी। ये द इल्यूजन ऑफ चॉइस है। ये इल्यूजन इतना कन्विंसिंग है कि तुम कभी नहीं सोच पाते कि तुम्हारा परसेप्शन मैनिपुलेटेड है।
तुमने जो चुना वो असल में तुम्हारा चुनाव था भी या नहीं। चैप्टर 8 द मैनिपुलेटर्स प्लेबुक। हर खेल का एक रूल बुक होता है और मैनिपुलेशन का भी। फर्क बस इतना है कि तुम्हें इसके रूल्स कभी बताए नहीं जाते। तुम्हें सिर्फ मूव्स दिखते हैं, लेकिन असली स्ट्रैटेजी हमेशा छुपी रहती है। डार्क साइकोलॉजी की इस दुनिया में मैनिपुलेटर्स के पास एक छुपा हुआ हथियार होता है, द मैनिपुलेटर्स प्लेबुक। यह माइंड कंट्रोल की 7 घातक ट्रिक्स का सेट है, जिनसे वे तुम्हारे विचारों, भावनाओं और फैसलों तक को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो, समझते हो और अपने अनुभवों पर भरोसा करते हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि हर बार जब तुम किसी डिसीजन पर पहुंचते हो, तुम्हारी चॉइस सटली प्रभावित हुई है। तुम्हारा सबकॉन्शियस मैनिपुलेटेड है। यह मैनिपुलेशन इतना साइलेंट और सटल होता है कि तुम इसे समझने से पहले ही इमोशनली बाउंड हो जाते हो। शेम, गिल्ट, सेल्फ डाउट, ये तुम्हारे अनुभवों का इनविजिबल लेयर बन जाते हैं। पहला हथियार, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक ऐसा वेपन है जो तुम्हारी रियलिटी को तोड़ देता है। तुम्हें अपनी यादों और परसेप्शन पर शक करना पड़ता है। पहले यह धीरे धीरे आता है। एक छोटी बात, किसी बात पर डिसएग्रीमेंट, किसी माइनर इंसिडेंट पर कंफ्यूजन, मैनिपुलेटर सटली तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम्हारा परसेप्शन फ्लॉड है। फिर धीरे धीरे बड़े इंसिडेंट्स में भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यादें गलत हैं। जब तुम्हें अपनी सच्चाई झूठी लगने लगे, तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। यह इंटरनलाइज्ड शेम तुम्हारे हर थॉट में बैठ जाता है। तुम खुद पर शक करने लगते हो, अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा खो देते हो। यह वही जगह है जहां मैनिपुलेटर का पावर अपने चरम पर होता है, तुम्हारे इंटरनल रियलिटी को कंट्रोल करना। दूसरा हथियार, लव बॉम्बिंग और विथड्रॉवल। लव बॉम्बिंग के जरिए मैनिपुलेटर तुम्हारे सबकॉन्शियस में डिपेंडेंसी पैदा करता है। शुरुआत में तुम्हें इतनी अटेंशन, केयर और अफेक्शन दी जाती है कि तुम एडिक्टेड हो जाओ। तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन स्पाइक्स होते हैं, इमोशनल हाइज बनते हैं और तुम्हें लगेगा कि तुम उन्हें खोना नहीं चाहते। लेकिन फिर अचानक सब छीन लिया जाता है। विड्रॉल, निग्लेक्ट या कोल्ड ट्रीटमेंट, ये इमोशनल रोलर कोस्टर तुम्हें साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट बना देता है। तुम वैलिडेशन के लिए मैनिपुलेटर के पास वापस जाते हो। शेम इस स्टेज में और भी गहरा होता है। तुम खुद को दोषी मानते हो, सोचते हो कि तुम्हारी इनएडिक्वेसी ने यह सब किया। यह साइकिल रिपीट होता है। लव, लॉस, गिल्ट, शेम। तुम्हारा सेल्फ वर्थ धीरे धीरे एक्सटर्नल कंट्रोल में चला जाता है। तुम ऑटोनोमस महसूस करना बंद कर देते हो। तीसरा हथियार, फ्रेमिंग द नैरेटिव। मैनिपुलेटर कहानी का मालिक होता है। वह नैरेटिव को कंट्रोल करता है। वह सिचुएशंस को इस तरह प्रेजेंट करता है कि तुम खुद को गलत मानो और मैनिपुलेटर को सही। चाहे सच कुछ भी हो, तुम्हारे परसेप्शन को डोमिनेट करना ही उनका मकसद है। ये सटल शेम की शुरुआत है। तुम्हें लगेगा कि तुम ही फ्लॉड हो, तुम ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम ही सेंसलेस या इनएडिक्वेट हो। इंटरनल क्वेश्चनिंग और सेल्फ ब्लेम के लेयर्स तुम्हारे माइंड में भर दिए जाते हैं। तुम ग्रेजुअली अपने इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर करने लगते हो। चौथा हथियार, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब सिर्फ फिजिकल सेपरेशन नहीं है, ये सटल सोशल मैनिपुलेशन है। तुम्हें धीरे धीरे अपने सपोर्ट सिस्टम से अलग किया जाता है। दोस्त, परिवार, लोग जो तुम्हारी रियलिटी चेक कर सकते हैं, उन्हें डिस्टेंस्ड किया जाता है। जब तुम अकेले रह जाते हो, तुम्हारा इमोशनल एंकर वही मैनिपुलेटर बन जाता है। यह शेम और डिपेंडेंसी का परफेक्ट कॉकटेल है। तुम्हें लगेगा कि तुम हेल्पलेस हो और तुम्हारी परसेप्शन
सिर्फ उनके वर्ड्स और एक्शंस पर डिपेंडेंट होगी। पांचवा हथियार, इंफॉर्मेशन कंट्रोल। मैनिपुलेटर तुम्हें सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देता है जो वो चाहता है। हाफ ट्रूथ्स, सेलेक्टिव फैक्ट्स या कंप्लीट कंसीलमेंट, ये सब सटल मेथड्स हैं। रिलेशनशिप्स में बातें छुपाना, वर्क प्लेसेस में सेलेक्टिव ईमेल्स, सोशल सर्कल्स में गॉसिप, सब इंफॉर्मेशन कंट्रोल के एग्जाम्पल्स हैं। ये सटल शेम पैदा करता है। तुम्हें लगेगा कि तुम ही भूल कर रहे हो या तुम ही गलती कर रहे हो। तुम्हारे परसेप्शन और डिसीजंस मैनिपुलेट होते हैं और तुम्हारा माइंड खुद पर डाउट करता है। छठा हथियार, गिल्ट और शेम ट्रिगर्स। ये सबसे साइलेंट और डेडली वेपन है। मैनिपुलेटर तुम्हें गिल्ट और शेम फील करवाता है, मॉरल कंपास के अगेंस्ट। तुम्हारी इनसिक्योरिटीज पर बार बार चोट की जाती है। हर चोट तुम्हारे सेल्फ एस्टीम को खाती है। तुम्हें लगेगा कि तुम खुद इनएडिक्वेसी के कारण स्मॉल और डिपेंडेंट हो। यह इंटरनलाइज्ड शेम तुम्हारे इंटरनल वर्ल्ड को मैनिपुलेट करता है। तुम धीरे धीरे पावरलेस महसूस करते हो और मैनिपुलेटर की कंट्रोल में परमानेंटली फंसते हो। सातवां हथियार, फियर और रिवॉर्ड का ऑल्टरनेशन। मैनिपुलेटर कभी फियर कभी रिवॉर्ड का साइकोलॉजिकल ऑल्टरनेशन करता है। यह अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न तुम्हारे माइंड को हाइपर अलर्ट रखता है। तुम्हारे डिसीजंस, रिएक्शंस और इमोशंस कॉन्स्टेंटली मैनिपुलेटेड होते हैं। फियर एंड रिवॉर्ड साइकिल इंटरनलाइज्ड शेम और गिल्ट को एम्पलीफाई करता है। तुम्हारे ब्रेन में डोपामीन और कॉर्टिसोल स्पाइक्स तुम्हारे इमोशनल डिपेंडेंसी को बढ़ाते हैं। तुम सबकॉन्शियसली उनके हर सिग्नल पर रिएक्ट करने लगते हो। मैनिपुलेशन का अल्टीमेट डेंजर। असली मैनिपुलेशन तब होती है जब ये सभी 7 ट्रिक्स सटल तरीके से कंबाइंड और लॉन्ग टर्म रूप में इस्तेमाल होती है। शुरुआत में तुम्हें लगता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे तुम अपने थॉट्स, इमोशंस और डिसीजंस पर कंट्रोल खो देते हो। शेम इंटरनलाइज्ड हो जाता है। तुम खुद को दोषी मानते हो। तुम अपनी इंस्टिंक्ट्स और परसेप्शन को इग्नोर करने लगते हो। तुम ग्रेजुअली पावरलेस और डिपेंडेंट बन जाते हो। इसे पहचानने और रोकने के तरीके: एक, पैटर्न्स ऑब्जर्व करो। बार बार परसेप्शन पर डाउट करवाना, इमोशनल हाइज लोज, आइसोलेशन, ये वार्निंग साइंस है, इग्नोर मत करो। दो, बाउंड्रीज सेट करो। मैनिपुलेटर हमेशा बाउंड्रीज टेस्ट करता है। क्लियर लिमिट्स जल्दी सेट करो। कंट्रोल के लिए उनके स्पेस को मिनिमाइज करो। तीन, एक्सटर्नल वैलिडेशन लो। अपने डाउट्स और एक्सपीरियंसेस किसी ट्रस्टेड आउटसाइडर से शेयर करो। इंटरनलाइज्ड शेम को इंटरनलाइज मत होने दो। रियलिटी चेक लो। अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार है। एक बार तुम उनकी प्लेबुक समझ लोगे, उनके हर मूव का मोटिव दिखने लगेगा। जब मोटिव साफ दिखे, खेल उनके हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा। अगर ये प्लेबुक तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही हो, तो क्या तुम पहचान पाओगे? चैप्टर 9, द शैडो सेल्फ। तुम सोचते हो कि तुम्हें खुद के बारे में सब पता है। तुम्हारे स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ड्रीम्स, फियर्स सब तुम्हारे हाथ में लगते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? कार्ल जुंग कहते थे कि हर इंसान के अंदर एक हिस्सा है जिसे तुम खुद भी देखने से डरते हो। इसे कहा जाता है द शैडो सेल्फ। यह वो अंधेरा पक्ष है जो तुम्हारे पर्सनैलिटी के उन हिस्सों से बना है जिन्हें तुमने रिजेक्ट किया, दबाया या दुनिया से छुपाया। शैडो सेल्फ केवल तुम्हारी नेगेटिव क्वालिटीज का नाम नहीं है। यह तुम्हारी सप्रेस्ड इमोशंस, हिडन डिजायर्स, अनएक्सप्रेस्ड एंगर और रॉ इंस्टिंक्ट्स का संग्रह है। तुम्हारे अंदर का वह हिस्सा जो तुम्हें शर्मिंदगी, गिल्ट और फियर महसूस कराता है, वही तुम्हारा शैडो है। शैडो सेल्फ का निर्माण। शैडो सेल्फ तुम्हारे भीतर तब बनना शुरू होता है जब तुम छोटे थे।
बचपन की उन छोटी छोटी घटनाओं को याद करो जब तुमने गुस्सा दिखाया और तुम्हें रेप्रिमांड किया गया। उस समय तुमने गुस्से को भीतर दबा दिया। जब तुम वल्नरेबल हुए और लोग तुम्हें रिडिक्यूल या डिसमिस कर गए, तो तुम्हारी वल्नरेबिलिटी भी सप्रेसेड हुई। सोसाइटी, कल्चर और फैमिली के नॉर्म्स ने यह तय किया कि क्या दिखाना एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। जो अनएक्सेप्टेबल था वह सब सबकॉन्शियस में छिपता गया। धीरे धीरे ये इनविजिबल लेयर बन गया, शैडो सेल्फ। ये लेयर इतना सटल है कि तुम उसे रोज नहीं देखते। वह साइलेंटली तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। शैडो सेल्फ हमेशा कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं होता। वह शैडोड इंपल्सेस, अनएक्नॉलेज्ड गिल्ट और सप्रेस्ड डिजायर्स में छिपा रहता है। जब तुम स्ट्रेस, थ्रेट या इमोशनल प्रेशर में होते हो, ये सप्रेस्ड ट्रेट्स अचानक सरफेस आते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सडनली इरेशनल या अनप्रिडिक्टेबल हो गए हो। ये वही मोमेंट है जब शैडो का कंट्रोल तुम पर टेम्पोरेरीली बढ़ जाता है। शैडो सेल्फ की शक्ति और खतरा। शैडो सेल्फ को इग्नोर करना या दबाना डेंजरस हो सकता है। जब सप्रेस्ड इम्पल्सेस सरफेस होते हैं, वे अनचेक्ड रहते हैं। एंगर, जेलसी, रिवेंज, कंट्रोल की चाह, ये ट्रेट्स अचानक तुम्हें डोमिनेट कर सकते हैं। मैनिपुलेटर्स इसे एक्सप्लॉइट करते हैं। वे तुम्हारे शैडो को ट्रिगर करते हैं, तुम्हारी वल्नरेबिलिटीज, इनसिक्योरिटीज, गिल्ट और शेम। लेकिन यही शैडो तुम्हारे लिए सबसे पावरफुल एलाई भी बन सकता है। जब तुम इसे कॉन्शियसली एक्नॉलेज करते हो और इंटीग्रेट करते हो, तो ये तुम्हें कंप्लीट और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाता है। शैडो में छुपी क्रिएटिविटी, रॉ एनर्जी, इंट्यूशन और इंस्टिंक्टिव इंटेलिजेंस का कॉन्शियस यूज तुम्हारे डिसीजन मेकिंग और सेल्फ ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। डार्क साइकोलॉजी और शैडो सेल्फ। डार्क साइकोलॉजी में मैनिपुलेटर्स शैडो को वेपनाइज करते हैं। तुम्हारी उन ट्रेट्स को जानकर जो तुम खुद डिनाई करते हो, मैनिपुलेटर तुम्हें प्रेडिक्टेबली रिएक्ट करवाता है। गिल्ट, शेम, सप्रेस्ड एंगर, हिडन फियर्स, ये तुम्हारी इंटरनल वल्नरेबिलिटीज है। उदाहरण के लिए, तुम्हें लगता है कि तुम रैशनल और कंपोज्ड हो, लेकिन मैनिपुलेटर इंटेंशनली सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे तुम्हारा सप्रेस्ड एंगर या फियर सरफेस हो। तुम्हारा रिएक्शन उनके प्लान के अनुसार प्रेडिक्टेबल होता है। तुम खुद नहीं समझ पाते कि तुम मैनिपुलेटेड हो। यह वही पॉइंट है जहां इंटरनल शेम और सेल्फ डाउट मैक्सिमम इंपैक्ट डालते हैं। शैडो सेल्फ को समझना मतलब सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस नहीं, बल्कि सेल्फ प्रोटेक्शन भी। जब तक तुम अपने अंदर के अंधेरे को नहीं जानते, कोई और उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। शैडो इंटीग्रेशन कैसे करें? शैडो सेल्फ को इंटीग्रेट करना आसान नहीं है। ये एक पेनफुल और चैलेंजिंग प्रोसेस है। पहला स्टेप है रेडिकल सेल्फ ऑनेस्टी। खुद से सवाल करना, मैं किन इमोशंस को छुपा रहा हूं? कौन सी डिजायर्स और इंपल्सेस मैंने डिनाई की है? किन ट्रेट्स पर मुझे शेम या गिल्ट फील होता है? दूसरा स्टेप है एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस। शैडो में छुपे ट्रेट्स को डिनाई मत करो, उन्हें पहचानो और कॉन्शियसली एक्सेप्ट करो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम डिस्ट्रक्टिव इंपल्सेस को एक्ट करोगे, बल्कि इसका मतलब है कि तुम उन्हें कॉन्शियस अवेयरनेस में लाओ ताकि वे अनकंट्रोल्ड रूप में सरफेस ना हो। तीसरा स्टेप है कंस्ट्रक्टिव यूज। शैडो सेल्फ की एनर्जी और इंपल्सेस को ट्रांसफॉर्म करो। सप्रेस्ड क्रिएटिविटी, ड्राइव, करेज, असर्टिवनेस, इन्हें कॉन्शियसली यूज करो। शैडो को इंटेग्रेट करना मतलब तुम्हारे अंदर की रॉ पावर को हार्नेस करना। फियर और कॉन्फ्रंटेशन। शैडो से सामना करना टेरिफाइंग हो सकता है। यह ऐसा है जैसे आईने में देखना और वहां वह चेहरा पाना जिसे तुमने वर्षों तक छुपाया। यह कॉन्फ्रंटेशन तुम्हें तुम्हारे डार्केस्ट इंपल्सेस दिखाएगा। कंट्रोल की चाह,
रिवेंज की हंगर, ईगो की डेप्थ। अगर तुम रेडी नहीं हो तो ये एनकाउंटर तुम्हें तोड़ भी सकता है। इंटरनलाइज्ड गिल्ट और शेम एक्सप्लोड कर सकते हैं। तुम खुद पर भरोसा खो सकते हो। यही वजह है कि ज्यादातर लोग शैडो से भागते हैं, डिनाई करते हैं या प्रोजेक्शन करते हैं। लेकिन वही कॉन्फ्रंटेशन अगर सही तरीके से किया जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स बनता है। तुम्हारे शैडो के साथ ऑनेस्ट और करेजस एंगेजमेंट तुम्हारे साइकोलॉजिकल रिजिलियंस और ऑथेंटिसिटी को बढ़ाता है। शैडो सेल्फ और रिलेशनशिप्स। शैडो सेल्फ सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं है, ये तुम्हारे इंटरपर्सनल डायनेमिक्स में भी क्रूशियल रोल निभाता है। मैनिपुलेटर्स रिलेशनशिप्स में तुम्हारे शैडो को एक्सप्लॉइट करते हैं। तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, सप्रेस डिजायर्स और हिडन फियर्स को ट्रिगर करके वे कंट्रोल, इन्फ्लुएंस और डोमिनेशन अचीव करते हैं। शैडो अवेयरनेस से तुम मैनिपुलेट होने से बच सकते हो। तुम अपनी वल्नरेबिलिटीज को समझकर उन्हें कॉन्शियसली रेगुलेट करके मैनिपुलेटर के ट्रिगर्स का इम्पैक्ट कम कर सकते हो। तुम प्रिडिक्टेबल नहीं रहोगे। तुम्हारी इमोशनल रिस्पॉन्सेस अपनी होगी, उनकी नहीं। शैडो सेल्फ का साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म 8, प्रोजेक्शन। जब तुम अपने शैडो ट्रेट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, तुम उन्हें दूसरों में प्रोजेक्ट करते हो। एग्जाम्पल, तुम्हारा सप्रेस्ड एंगर सरफेस नहीं होता, लेकिन तुम्हें लगता है कि लोग गुस्से में है। यह इंटरनल शेम बढ़ाता है और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। 2, रिप्रेशन। अनवांटेड ट्रेट्स और इम्पल्सेस सबकॉन्शियस में हाइड होते हैं। यह टेम्परेरी रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रेशर बिल्ड होता है। जब प्रेशर सरफेस होता है तो तुम्हारा बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल और एग्जैजरेटेड होता है। 3, आइडेंटिफिकेशन और इंटीग्रेशन। शैडो को इंटीग्रेट करना मतलब रिकॉग्नाइज करना, एक्सेप्ट करना और कंट्रोल्ड यूज करना। यह तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस, रेजिलियंस और ऑथेंटिसिटी को इन्हांस करता है। शैडो सेल्फ और पावर। शैडो को इग्नोर करना तुम्हें वीक बनाता है, मैनिपुलेटेबल बनाता है। शैडो को इंटीग्रेट करना तुम्हें साइकोलॉजिकली पावरफुल बनाता है। तुम अपनी इमोशंस, इंस्टिंक्ट्स और इम्पल्सेस के मालिक बन जाते हो। तुम अपने इंटरनल ट्रिगर्स को कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारा इनर पावर कॉन्शियस हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में शैडो अवेयरनेस ही तुम्हारा सबसे बड़ा शील्ड है। मैनिपुलेटर्स सिर्फ अनकॉन्शियस वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। जब तुम्हारा शैडो इंटीग्रेटेड है, तब मैनिपुलेशन इनइफेक्टिव हो जाता है। तुम्हारा सेल्फ अवेयरनेस और इंटरनल स्ट्रेंथ मैनिपुलेटर के प्लान्स को फेल कर देती है। फाइनल रिफ्लेक्शन। शैडो सेल्फ को समझना सिर्फ सेल्फ ग्रोथ या सर्वाइवल के लिए नहीं है। यह तुम्हारे अंदर की रॉ ह्यूमैनिटी, ऑथेंटिसिटी और पर्सनल पावर का रिप्रेजेंटेशन है। जब तक तुम अपने अंदर के अंधेरे से डरते रहोगे, वही शैडो तुम्हें अंदर से नियंत्रित करता रहेगा। सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं है जो बाहर है। सबसे खतरनाक दुश्मन वो है जो तुम्हारे भीतर चुपचाप ताक में बैठा है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन शायद तुम खुद हो। एपिसोड 10, माइंड ट्रैप्स। मनुष्य का दिमाग एक अद्भुत मशीन है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह खुद अपने ही जाल बुनता है। ये जाल अदृश्य होते हैं, फिर भी इतने मजबूत कि इंसान सालों, कभी कभी पूरी जिंदगी इनमें फंसा रहता है। हम इन्हें कहते हैं माइंड ट्रैप्स। कॉग्निटिव बायसेस, इमोशनल ट्रैप्स और मेंटल लूप्स, ये तीनों मिलकर तुम्हारे परसेप्शन, तुम्हारे डिसीजंस और तुम्हारे जीवन की दिशा तय कर देते हैं बिना तुम्हें एहसास हुए। पहला ट्रैप है कॉन्फर्मेशन बायस। तुम्हारा दिमाग सिर्फ वही देखना और मानना चाहता है जो पहले से तुम्हारे बिलीफ से मेल खाता हो। इसका मतलब, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ है, तो तुम हर छोटी से छोटी बात को उसी एंगल से देखोगे।
भले ही सच्चाई कुछ और हो, ये ट्रैप सच को फिल्टर कर देता है और तुम अपनी ही बनाई हुई दुनिया में कैद हो जाते हो। दूसरा ट्रैप है संक कॉस्ट फैलेसी। ये वह धोखा है जब तुम किसी चीज में इतना इन्वेस्ट कर चुके हो, चाहे वो रिश्ता हो, करियर हो या कोई प्लान, कि तुम उससे बाहर निकलने की बजाय और गहराई में फंसते जाते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम पहले से बहुत दे चुके हो। असल में तुम बचाना चाहते हो अपनी इन्वेस्टमेंट, लेकिन खोते हो अपनी पूरी जिंदगी। तीसरा ट्रैप है इमोशनल रीजनिंग। जब तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी रियलिटी को डिफाइन करने लगती है। अगर तुम डरते हो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली लगता है कि खतरा है। अगर तुम गुस्से में हो तो तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें अटैक कर रहा है। दिमाग का ये ग्लिच तुम्हें फैक्ट से डिस्कनेक्ट कर देता है। चौथा ट्रैप है द हेलो इफेक्ट। एक पॉजिटिव इंप्रेशन से पूरा परसेप्शन रंग जाता है। कोई एक बार अच्छा लगता है तो तुम्हें लगता है वो हर चीज में अच्छा है, और यही ब्लाइंड ट्रस्ट तुम्हारे साथ सबसे बड़ा धोखा कर सकता है। पांचवा ट्रैप है मेंटल लूप्स। ये वो रिपीटेटिव थॉट्स है जो तुम्हें कहीं आगे बढ़ने नहीं देते। पास्ट रिग्रेट्स, फ्यूचर वरीज और एंडलेस व्हाट इफ सिनारियोस। तुम्हारा दिमाग इन्हें बार बार रिप्ले करता है, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड, जब तक तुम्हारी एनर्जी और क्लैरिटी दोनों खत्म न हो जाए। ये माइंड ट्रैप्स सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं रहते, मैनिपुलेटर्स इन्हें एक्सप्लॉइट भी करते हैं। एक स्किल्ड मैनिपुलेटर तुम्हारे कॉग्निटिव बायसेस को फीड करता है, तुम्हारे इमोशनल ट्रैप्स को ट्रिगर करता है और तुम्हें ऐसे मेंटल लूप्स में डाल देता है जिनसे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पूरी सीरीज का सच यही है, मैनिपुलेशन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हारे खिलाफ हो सकता है, और जब तक तुम इन ट्रैप्स को पहचानना और डिसमेंटल करना नहीं सीखते, तुम अपने ही माइंड के कैदी बने रहोगे। तो सवाल आखिरी है और सबसे भारी, अगर तुम्हें सच पता चल भी जाए, क्या तुम उसे झेल पाओगे?